सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करेंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम एसएससी 2025 के लिए जीके जीएस की पीआईक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 21 करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी को फ्री पीडीएफ्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। देखो हाई कोर्ट का क्या सीन है, हाई कोर्ट के बारे में बात करनी है हमने, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा देखो, अच्छा यार एक काम और तुम लोग कर सकते हो, जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही हो या जो भी टॉपिक मैं छोड़ गया हूँ, मुझसे मिस हो गए हों, तो वो आप कमेंट करके बता देना, तो मैं नेक्स्ट क्लासेस में उनके क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, तो उससे आपका वो टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम कर सकते हो आप लोग, प्लीज़ कर देना। चलो ठीक है, तो चलते हैं हाई कोर्ट इन इंडिया। अब आपको पता है ना भारत में शुरुआत कब हुई, पहला हाई कोर्ट कब बना, फर्स्ट कब बना था 1862 में। तो 1862 में पहला नहीं और 3 बने थे इसमें। सबसे पहला तो हो गया कलकत्ता, अगर सबसे पहला हाई कोर्ट पूछे तो आपको कलकत्ता ही मार्क करना है। देन हो गया बॉम्बे, कलकत्ता हो गया, बॉम्बे हो गया, और तीसरा कौन सा है, मद्रास। ठीक है, तो 1862 में ये 3 हाई कोर्ट बने, 3 हाई कोर्ट बने। फिर क्या बना, 1866 में चौथा बना, वो कौन सा था, 4th नंबर का कौन था, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये आपको 4 तो पहले ऐसे याद करने हैं। ठीक है, तो चारों आपको पता होना चाहिए कब बने। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाओ थोड़ा। आओ मैं यहाँ पे करता हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट, मतलब पहले क्या होता था कि मतलब एक हाई कोर्ट सिर्फ एक ही स्टेट के लिए काम करता था, तो बट बाद में क्या हो गया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ये लिख लो आप, यहाँ से यही क्वेश्चन आया है, ये एसएससी के क्वेश्चन है, आसान बात नहीं है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आगे भी आने वाले हैं क्योंकि एसएससी क्वेश्चन रिपीट करती है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट, मतलब कॉमन हाई कोर्ट का मतलब क्या हो गया सर, तो कॉमन हाई कोर्ट का मतलब है 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट काम कर सकता है। ये कब आया, ये आया हमारे पास सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, जो 7वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा हमने इसको लाया, और ये कब हुआ था, 1956 में ये संशोधन हुआ था। ठीक है, और ये किस आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल नंबर 231, ये आपको ध्यान रखना सारी बातें। तो इसके द्वारा क्या हो गया, इसमें हमें पता चला कि 2 और मोर, 2 और मोर देन 2। ठीक है, तो मोर देन 2। ठीक है, तो ये मोर देन 2 एक हाई कोर्ट काम कर सकता है, तो 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट भी आपका काम करेगा। ये आप इसको इसकी मतलब ये आपका इसमें आया था, ये आपको सही से इसको क्या लिखते हैं, चलो ठीक है। तो अब देखो इतनी बात हो गई आपकी। अब इसमें और संविधान संशोधन, इस जो 7वां संविधान, इसमें और कुछ सुधार हुए। इसमें क्या हुआ, जो संविधान का जो आपके संविधान का है उसका पार्ट नंबर 7 इसको डिलीट कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, और क्या किया गया, जो गवर्नर होता है, गवर्नर को भी ये अधिकार मिला कि वो मल्टीपल स्टेट्स का हो सकता है। ठीक है, मतलब मल्टीपल स्टेट्स में एक साथ गवर्नर बना रह सकता है, बट वो गवर्नर जिस राज्य का होता है उस राज्य का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। ठीक है, इतना संविधान ये 7वें में 3 बातें हुई, तीनों बातें हमने कर ली। एक तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट हो गया, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। पार्ट 7 डिलीट हुआ, और गवर्नर भी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है, एक गवर्नर काम कर सकता है। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई। ठीक है, इतना हो गया। अब क्वालिफिकेशन बताओ यार। अच्छा, हाई कोर्ट के बारे में बात हो रही, तो क्वालिफिकेशन के बारे में बात ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो क्या थी क्वालिफिकेशन भैया इनकी, तो क्वालिफिकेशन, चलो तो क्वालिफिकेशन आप हाई कोर्ट का भी बताओ और सुप्रीम कोर्ट का भी बताओ, इन दोनों की क्वालिफिकेशन बतानी है आपको। ठीक है, तो देखो हाई कोर्ट के लिए क्या होता है, 10 साल एडवोकेट रहो आप। ठीक है, तो 10 साल एडवोकेट रहो, हाई कोर्ट में एडवोकेट हो। ठीक है, 10 साल एडवोकेट हो, और क्या एनी जुडिशियल है, मतलब कोई भी जुडिशियल ऑफिसर रह चुका हो। ठीक है, तो जुडिशियल, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, जुडिशियल ऑफिसर रह चुका हो। सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या बात है, देखो या तो 10 साल आप एडवोकेट रहो। ठीक है, 10 साल एडवोकेट, ठीक है, 10 साल एडवोकेट, और 5 साल जज रहो आप हाई कोर्ट में, 5 साल हाई कोर्ट के जज बन चुके हो। ठीक है, और क्या हो सके, या इस पे देखो सुप्रीम कोर्ट के केस में एक और प्रेसिडेंट को ये अधिकार मिलता है
प्रेसिडेंट अपनी इच्छा के अनुसार अगर किसी की मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको न्याय के बारे में, जजमेंट्स के बारे में अधिक जानकारी है, तो प्रेसिडेंट अपनी नज़रों में, प्रेसिडेंट की नज़रों में अच्छा होना चाहिए तो उसको जज बना सकता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट एक तरह से ये मनोनीत ही करता है, मतलब पूरा हक नहीं होता बट ये कर सकता है। ठीक है, चलो, तो ये आपको क्वालिफिकेशन ध्यान रखनी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की। अच्छा, ये इसकी मिनिमम एज क्या होती है हाई कोर्ट में? अगर हाई कोर्ट में आपका जज बनना है तो मिनिमम एज क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट का भी सेम बता दो, तो इनका बताओ भाई ये क्या होता है। अच्छा, एक तो ये बताओ पहले बात, हाई कोर्ट किस पार्ट में है? तो ये हाई कोर्ट का जो विषय है ये पार्ट नंबर कौन सा है? पार्ट नंबर 6, पार्ट 6 है। और कौन से आर्टिकल तक है? आर्टिकल 214 से 231। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो इस क्राइटेरिया में कौन सा आर्टिकल आ रहा है? सिर्फ एक आर्टिकल आ रहा है, इसी से आपका क्वेश्चन बन गया। आपको यही चीज़, ये मेन बात तो यही होते हैं आर्टिकल, शुरुआत से अंत तक याद रखो। अच्छा, हाई कोर्ट की मिनिमम एज कुछ नहीं होती, मैक्सिमम होती है 62 साल की उम्र तक उसको रिटायर होना होता है, और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 साल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना ही आपको याद रखना है। अच्छा, इनको जो हाई कोर्ट है इनके जज को ओथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाने वाला कौन है? शपथ दिलाता है आपको गवर्नर। राज्यपाल आपको शपथ दिलाता है। और हटाता कौन है? हटा कौन सकता है? हटाता कौन है? हटाया जाता है, ये प्रेसिडेंट एक काम करता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकता है। ठीक है, तो ये बातें और ध्यान रखिएगा इतनी। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा? देखो मैं शुरुआत से कराता हूँ। पहले हमारे पास आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 338। ठीक है, आर्टिकल 338 आज जो है वैसा पहले नहीं था। इसमें पहले क्या था? स्पेशल ऑफिसर। ठीक है, स्पेशल ऑफिसर्स फॉर SC ST, ये इसमें था। ठीक है, अब ये पूरा बिल्कुल से चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इसको चेंज कर दिया हमने कब? 1990 में। हमने 65वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया। कब किया? ये हुआ हमारा 1990 में। तो 1990 में ये अमेंडमेंट किया। इसके बाद हमने इसमें जो ये ऑफिसर्स थे इनको हमने कमीशंस में चेंज कर दिया। ठीक है, तो मतलब अब SC ST के लिए कमीशन होगा, इसमें आयोग होंगे, बट ये ऑफिसर्स हटा दिए गए। ठीक है, तो कमीशन आ गया। फिर हमने फर्दर इसमें इम्प्रूवमेंट किया 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, सुधार किया। और ये कब हुआ था? ये हुआ था आपको 2003 में। 2003 में हुआ। इसमें क्या मेन बात हुई? इसमें हमने क्या किया? 2 आर्टिकल बना दिए। एक तो 338, ठीक है, 338 बना। ठीक है, दूसरा कौन सा बना? 338A। इसमें 2 पार्ट हो गए। ठीक है, 2 पार्ट हो गए। 338 में क्या रखा हमने? NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, NCSC और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, इन दोनों के लिए अलग अलग संविधान बनाए, दोनों को अलग कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद फर्दर हमने और इम्प्रूवमेंट किया कि यार अभी मज़ा नहीं आ रही, तो फिर हमने 102वां संविधान संशोधन किया। ये कब हुआ था? ये हुआ था 2018 में। तो 2018 में हमने फिर क्या बनाया? NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो ये कहाँ जोड़ा हमने? आर्टिकल नंबर 338B में। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, इसी के द्वारा ये संवैधानिक बन गया। ये पिछड़ा वर्ग जो आयोग था इसको संवैधानिक बनाया गया। तो ये आपको टोटल रूपरेखा समझ आ गई कैसे हम यहाँ तक आए। 338 से 338A B तक कैसे 3 आर्टिकल बनाए हमने, ये तो आपको पता चल गया है ना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो पिछड़े वर्ग आयोग से संबंधित कुछ कमीशंस हैं, और ये दोनों ही कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों ही आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला कौन सा हो गया? पहला है आपका काका कालेलकर। ठीक है, काका कालेलकर आयोग। अब ये सर इसने क्या किया? कब आया पहले तो ये बताओ। काका कालेलकर, बताओ भाई ये आयोग कब आया और किस लिए आया? इसके हेड कौन थे? काका कालेलकर। और दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका मंडल आयोग। मंडल आयोग का तो आपने खूब नाम सुना होगा, मंडल आयोग का, है ना, तो इसका नाम आपने खूब सुना होगा। चलो अब इन दोनों के बारे में करना है। तो काका कालेलकर के बाद ये कब आया था? आपका 1953 में ये पहला आयोग बना पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए। इसके हेड कौन थे? इसके हेड थे कालेलकर साहब। काका कालेलकर ही इसके हेड भी थे। ठीक है, तो इसके हेड भी कौन थे? हेड कौन थे? कालेलकर साहब। ये भी आपको ध्यान ही रखना है। तो कालेलकर जी ही इसके हेड थे। इसका उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, इस आयोग का?
कि आबादी के किन वर्गों को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना जाना चाहिए। मतलब आपकी जो भी पॉपुलेशन होगी उनमें से किन लोगों को हम किन वर्गों को ऐसा पिछड़ा मान लें। ऐसा तो नहीं यार मतलब कि कोई पहले से पिछड़ा लिख के आ रहे हैं। तो किन वर्गों को सामाजिक या शैक्षणिक रूप से, मतलब सामाजिक, उनको सामाजिक में कौन पीछे है एंड शैक्षणिक रूप से पिछड़ा मानना चाहिए, यही इनका मेन उद्देश्य था। पिछड़ा कौन है, पिछड़ा कौन, मतलब पिछड़ा कौन है, ये आपका इनका मेन मुद्दा था। अब मंडल आयोग है, मंडल आयोग कब आया, ये 1979 में आया मंडल आयोग। इसके हेड कौन थे, इसके हेड लिखो, इसके हेड थे बीपी मंडल साहब, ठीक है। तो बीपी मंडल, तो बीपी मंडल जी इसके हेड थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसने क्या अपना ऑब्जेक्टिव सामने रखा, इसने ऑब्जेक्टिव सामने रखा कि पिछड़े वर्गों में जो सुधार है, तो पिछड़े वर्गों को सुधार क्या है, आरक्षण किनको देना चाहिए किनको नहीं। तो देखो एक तो पिछड़े वर्गों, ये मेनली पिछड़े वर्गों के लिए था, पिछड़े वर्गों में सुधार के लिए, पिछड़े वर्गों में सुधार और आरक्षण में सुधार, ठीक है। आरक्षण जो कैसे देना चाहिए ये सब बातें इन्होंने की, ठीक है। चलो तो ये मंडल आयोग काका कालेलकर, दोनों आयोग आपको बढ़िया से ध्यान रखना है, एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है 338 ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण एक दिन में समुद्र के पानी के ऊपर उठने और गिरने की आवृत्ति कितनी होती है। ये उठना और गिरना क्या है, उठना और गिरना आपको समझ आया, उठना और गिरना क्या है, यही तो है आपका टाइड, है ना। ज्वार भाटा समझते हो ना आपको, तो यही टाइड है, ठीक है। टाइड के बारे में करते हैं। अब टाइड होता क्या है यार, टाइड किसे कहते हैं, स्ट्रेट लाइन, सॉरी टाइड कहते किसे, इसकी पहले हम डिफिनीशन ही कर लेते हैं, ठीक है। रिदमिक, क्या हो गया, रिदमिक राइज एंड फॉल, रिदमिक राइज एंड फॉल किसमें भैया, किसमें, तो राइज एंड फॉल, रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर, मतलब जो समुद्र का पानी ऊपर नीचे उठता है उसी को हम टाइड कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑफ ओशियन वाटर, तो रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर लेवल्स, ठीक है। तो वाटर लेवल के जो मतलब जो उठता है गिरता है उसको हम टाइड कहते हैं। और ये किसके कारण होता है, तो ये कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन, ठीक है। तो क्या कारण होता है, तो कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, मेन कारण यही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन, ठीक है। तो फोर्स ऑफ मून एंड सन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया क्या होते हैं सर टाइड। अब आपको दिखा देता हूँ कुछ अच्छा सा, ठीक है। देखो तो एक तो पहले एक आप टाइड के लिए क्या बनाओगे, स्ट्रेट लाइन पोजीशन बनाओ सबकी, ठीक है। किसकी स्ट्रेट लाइन पोजीशन, तो स्ट्रेट लाइन पोजीशन बनानी है किसकी, अर्थ मून एंड सन की, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पोजीशन, सर ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसे ही समझना है आपको। देखो क्या आप इधर मैं आपको बना लेता हूँ कि ये क्या है, ये हो गया आपका अर्थ हो गया, ठीक है। ये कौन हो गया, ये आपका मून हो गया और ये आपका सन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया तीनों, स्ट्रेट लाइन ही मान लेना यार तुम लोग प्लीज़, ठीक है। वो थोड़ा ऊपर चला गया सन, मैं क्या करूँ। तो ये हो गया आपका अर्थ हो गया, ये आपका मून हो गया, ये आपका सन हो गया, ठीक है। अब देखो जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पर लग रहा है और यहाँ का पानी ऊपर उठता है, ऐसे पानी ऐसे ऊपर उठ रहा था, इधर भी ऐसे ही ऊपर उठेगा। अरे यार ऐसे कैसे, आर्ट कमजोर है भैया। ऐसे पानी ऊपर उठे, ग्रेविटेशनल मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण, ठीक है। तो ये जो पानी उठ रहा है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मेन कारण यही होता है, ठीक है। इसी को अब देखो, अब इसमें देखो यहाँ का मून का हो गया। अब देखो सूरज भी इसी लाइन में है, देखो ये सन अगर इधर भी होता, सन अगर इधर भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्ट्रेट लाइन में है, सेम कंडीशन ही बनती, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो सन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी इस पे लगेगा। तो ये मान लो थोड़ा और ऐसे उठ गया, ठीक है, थोड़ा और ऐसे उठ गया, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, तो इसी को क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड के रूप में जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्प्रिंग, ठीक है। जो हाइट, जब देखो ये तीनों स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तीनों स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो हाई टाइड और हाई टाइड होते हैं। ये हाई टाइड है, ये इसकी और बढ़ जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड, इसको हम स्प्रिंग टाइड के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग टाइड जब तीनों एक लाइन में होते हैं, एक सीध में होते हैं, तो इनको हम स्प्रिंग टाइड के रूप में जानते हैं। तो ये आप समझ लो, ठीक है। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हाई टाइड,
ये आपके हाई टाइड भी होते हैं, इन्हीं को स्प्रिंग टाइड होते हैं। तो ये आप समझ गए, ठीक है, तो ये पूरा समझ गए, मैं इतना मान के चलता हूँ। तो ये जो इधर इधर भी जो होता है ना, ये किसके कारण, ये किसके कारण, इसका मेन कारण है सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, ऐसे ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये अर्थ के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इधर भी आपका बन गया हाई टाइड, ठीक है। और देखो ऊपर नीचे क्या बनता है, ऊपर नीचे बनता है आपका लो टाइड, ये छोटू छोटू टाइड, ठीक है। तो इधर ये आपको देखना, इनको क्या कहते हैं, इनको लो टाइड के रूप में जानते हैं, ठीक है। ये होते हैं आपके लो टाइड, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन पोजीशन में जब होते हैं तब ये सीन है। लेकिन एक और पोजीशन है, एक जगह है कहीं, चलो अच्छा ये तो वही है, एक और पोजीशन मैं छोटू छोटू बना देता हूँ, ठीक है। चलो यार ऐसे ही कर लेते हैं। ये आपकी अर्थ हो गई, ये आपका क्या होगा, अरे यार मून ऐसा चलो यार समझ जाना तुम लोग, अरे चलो छोड़ो, बना ही देते हैं, क्या है, ये आपका मून हो गया, ठीक है। तो ये आपका मून है, ये आपका कौन है, अर्थ पृथ्वी, और ये आपका सन वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये सन की पोजीशन यही रहेगी सेम। अब जब अर्थ मून एंड शिट यार देखो, तो जब अर्थ मून और सन ऐसे ऐसे रहते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं आपस में, ठीक है, तब क्या होता है, जब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो ना, वो अलग ही दिशा में काम करता है, बट इसका तो सेम ही काम कर रहा है। तो अब जो होगा ना, अब कम होगा, तो ये जो सिर्फ होगा ये ओनली बाई मून का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, मून ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो मून ग्रेविटेशनल फोर्स, सिर्फ चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसके कारण ये उठेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। इसको हम किस नाम से जानते हैं बताओ, इसको हम जानते हैं, इसको हम कहते हैं, ये नाम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो नीप टाइड के रूप में जाने जाते हैं। तो नीप टाइड, ये इनको नीप टाइड कहते हैं। अच्छा, जब ये तीनों एक सीध पे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड कहते हैं, ऐसे क्या कहते हैं, नीप टाइड कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं। और ये उतना हाई, नॉट एज हाई, मतलब उतना हाई होता नहीं है जैसे कि कंडीशन 1 में हो रहा था, ये आपकी कंडीशन 1 स्ट्रेट लाइन में हो रहा था, ठीक है। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन एक बार ऊपर उठता है, एक बार नीचे उठता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ये देखो जैसे अर्थ और मून और सन, ये तीनों एक सीध में जब होते हैं, ठीक है, एक सीध में है तो एक सीध में ज़्यादा होता है, और जिससे स्प्रिंग टाइड बनता है। अब जब ये मून यहाँ पर आ गया तब बनते हैं नीप टाइड बनते हैं, ठीक है। तो समझ गया ना, जब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तब नीप टाइड, और जब 180 का बनता है तब स्प्रिंग टाइड, ठीक है। तो ये देखो, सन्स ग्रेविटेशनल इफेक्ट इधर लग रहा है, जबकि मून का ग्रेविटेशनल इफेक्ट इधर लगेगा। तो ये देखो थोड़ा कम उठे हैं जब मून और सन का दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स एक साथ लगता है। ये येलो वाला पार्ट है, ये इतना उठ रहा है सन से, और मून से इतना रेड वाला पार्ट देखो, येलो प्लस रेड इधर सन और मून का दोनों का लग रहा है एक ही दिशा में। तो ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। ताडोबा तो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क के बारे में बात करनी है। अच्छा, नेशनल पार्क के बारे में बात करते तो मोस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क कहाँ है। तो मोस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क कहाँ है भैया, ये तो आपके कहाँ होगा, ये आपके मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ का एक एक नेशनल पार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा चलो, अब ये पहला नेशनल पार्क हमने कब बनाया था, फर्स्ट नेशनल पार्क कब बना था। तो पहला नेशनल पार्क आया हमारे पास 1936 में। क्या नाम था उसका, जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आया था पहला। तो ये है कहाँ सर, जिम कॉर्बेट है कहाँ, ये आपका उत्तराखंड में था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन आपके पास 1970 तक, देखो 1970 तक सिर्फ 5 नेशनल पार्क ही आए, मतलब 35 सालों में सिर्फ 5 नेशनल पार्क ही हो पाए। लेकिन इसको अब धीरे धीरे हमने फिर क्या किया, 1972 में कौन सा एक्ट आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, ठीक है। तो प्रोटेक्शन एक्ट आई, ये कब आया था, 1972 में। और इसी के जस्ट बाद 1973 में कौन सा प्रोजेक्ट आया था, प्रोजेक्ट टाइगर। इन दोनों का बहुत महत्व रहा फिर आगे नेशनल पार्क में निर्माण में, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी इसी से रिलेटेड याद रखिएगा। तो अब अपने पास टोटल कितने हैं, तो टोटल नेशनल पार्क कितने, टोटल हमारे पास 107 हो गए। और 107वें नंबर का लेटेस्ट कौन सा है, लेटेस्ट है अभी हाल ही में बना, मैंने करंट वाली क्लास में आपको पूरा कराया है इसका।
तो सिमलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है, सिमलीपाल नेशनल पार्क जो कि कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। तो ये आपको लेटेस्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब चलिए कुछ और नेशनल पार्क देख ही लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपको। मैं आपको सब लिखा तो नहीं सकता, बट आप यहाँ से देख सकते हो, जूम करके देख लीजिएगा। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट है जम्मू कश्मीर का, ठीक है। जम्मू कश्मीर का एक दाचिंगम हो गया। यार पहले तो तुम लोग वो भी लिख लो। चलो लार्जेस्ट नेशनल पार्क ये बताओ मुझे, आगे जगह है कहीं? हाँ चलो, तो ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क बताओ, लार्जेस्ट बता दो और स्मॉलेस्ट बताओ, ठीक है। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट दोनों बताओ। तो लार्जेस्ट आपका हेमिस नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, हेमिस नेशनल पार्क ये कहाँ है आपका, लद्दाख में स्थित है। और स्मॉलेस्ट कौन सा, स्मॉलेस्ट आपका ये स्मॉलेस्ट ये वाला है, देखो कहाँ गया ये, साउथ बटन आइलैंड, ठीक है। तो साउथ बटन आइलैंड, तो साउथ बटन, ठीक है। तो साउथ बटन आइलैंड ये कहाँ है आपका, अंडमान एंड निकोबार भी, ये दोनों भी आपको ध्यान रखने हैं। अब चलिए जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क देखो, दाचिंगम हो गया और ये काजिंग हो गया, ठीक है। और सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली, ये 3 ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर के लिए। हरियाणा का बिल्कुल मत ध्यान रखो तुम लोग। राजस्थान का एक डिजर्ट हो गया, केवलादेव हो गया और रणथंभौर हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं राजस्थान के लिए। गुजरात का क्या हो गया, गुजरात का ब्लैक बक गिर नेशनल पार्क हो गया, बस इतना गिर याद रखिएगा। मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश मत भूलिएगा तुम लोग। तो बांधवगढ़ हो गया, डायनासोर हो गया, गुनघुआ हो गया, कान्हा हो गया, कूनो हो गया, माधव टाइगर रिजर्व लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है आपका, ये भी ध्यान रखिएगा। पन्ना हो गया, पेच हो गया, संजय हो गया, सतपुड़ा हो गया, वन विहार हो गया। 11 हैं टोटल और मैक्सिमम यहीं है, मैक्सिमम मध्य प्रदेश में ही है। महाराष्ट्र में कौन सा, चंदौली हो गया। और आपको ये ताडोबा जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, संजय गांधी जिसको बोरीबिली भी नाम से भी जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू, पेंच, ये सब आपको ध्यान रखना मध्य प्रदेश के लिए। ओके। कर्नाटका में अंसी हो गया, अंसी नेशनल पार्क हो गया, बांदीपुर हो गया, नागरहोल हो गया। तो ये ध्यान रखिए, बनेरघट्टा भी यहीं है, ठीक है। ये सब पूछे जाते हैं। केरला में क्या है, केरला का आपको सिर्फ साइलेंट वैली वाला ध्यान रखना है, ठीक है। अन्नामुड़ी भी 16 याद रखिएगा, अन्नामुड़ी 16 और साइलेंट वैली। और मैं आपको क्या, हिमाचल प्रदेश का छोड़ो, उत्तराखंड के याद रखना है आपको। उत्तराखंड जिम कार्बेट, नंदा देवी, राजा जी, ये आपको ध्यान रखना। सिक्किम का कंचनजंगा एकमात्र, इसको भी ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश का नाम दफा याद रखिएगा, मौलिंग याद रखिएगा दोनों, ठीक है। असम का याद रखिएगा, डिब्रू साइकोवा, देहिंग पटकई, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, ठीक है। तो ये सब आपके असम के हो गए। और मणिपुर का ध्यान रखें, काबुल लामजाओ और सिरु, ठीक है। ये मणिपुर के भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और क्या याद रखो, उड़ीसा का याद रखिएगा, सिमलीपाल और भीतरकड़ी का, उड़ीसा का सिमलीपाल और भीतरकड़ी। छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास, इंद्रावती, कांगेर वैली, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। आंध्र प्रदेश का या क्या, आंध्र प्रदेश का सिर्फ पापी कोंडा याद रखिएगा, सिर्फ पापी कोंडा आंध्र प्रदेश का याद रखिएगा और कुछ नहीं। तमिलनाडु में आपको देखो, मुडुमलाई और इंदिरा गांधी, अन्नामलाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बस हो गया, और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए, तो बस ऐसे इतने ही याद रखिएगा अभी फ़िलहाल के लिए। बाकी और आपको जो भी समझ में आए, आप एक बार ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तो कहता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो तो आपके लिए सही हो जाएगा। चलो, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। महाराष्ट्र ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ये करेक्ट आंसर है। चलो, तो आपके नेशनल पार्क हो गए। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, 1905 में हिंदुओं और मुसलमानों ने अपनी एकता और किस एक्ट के खिलाफ अपना विरोध दिखाने के लिए एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधी थी। ये त्यौहार कब मनाया था हमने, ये तो ये हम पार्लियामेंट सुधार हम कर चुके हैं, 1909 में हुआ था, है ना। तो ये तो आपको पता है। इसमें क्या आया था, सेपरेट इलेक्टोरेट, है ना। तो मुसलमानों के लिए अलग इलेक्टोरेट का इसमें निर्माण हो गया था, ठीक है। तो यहीं से तो हमने सांप्रदायिकता का जन्म हुआ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुस्लिम्स की ओनली फॉर मुस्लिम्स था, अभी जो पढ़ाऊँगा आपको दिखाऊँगा मुस्लिम्स के लिए थे, ठीक है, सिर्फ, ये तो आपको पता है। और इसमें इसी में क्या होता है, पहले फर्स्ट एक इंडियन को मौका मिला था किस में, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा बनने के लिए, ठीक है। तो वायसराय को जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका हिस्सा बना था। और कौन बना था इसका हिस्सा, ठीक है। इसमें कौन शामिल हुआ था, इसमें शामिल हुए थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का नाम ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो देखो अब क्या हुआ था, मैं आपको ये पढ़ाता हूँ। इसका आंसर होगा बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो देखो पार्टीशन हुआ बंगाल में, तो ये मैंने बहुत बार पढ़ा लिया है ना सर। पार्टीशन हुआ बंगाल में, ये तो आपको रटा होगा। पार्टीशन कब हुआ, देखो जुलाई 1905 में पारित हो गया। जुलाई 1905 में तय हो गया कि पार्टीशन होना है, बट लागू कब हुआ, लागू हुआ ये 16 अक्टूबर की डेट याद रखिए, 16 अक्टूबर 1905। और फिर ये ख़त्म भी हो गया। ख़त्म कब हुआ, 1911। जो दिल्ली दरबार हुआ 1911 में, इसको रद्द कर दिया गया। इसी में क्या हुआ, राजधानी कैपिटल शिफ्टमेंट हुआ कोलकाता टू दिल्ली। तो कोलकाता तो दिल्ली कैपिटल शिफ्टमेंट हुआ, कैपिटल शिफ्ट हुई। ये किस लिए हुई, मुसलमानों को खुश करने के लिए हुई, ये सब मैंने आपको बता दिया। देखो अब पार्टीशन, जो बंगाल का पार्टीशन हुआ, इसमें कर्जन की भूमिका थी, कर्जन ही इसमें। तो इस बंगाल के पार्टीशन में क्या हुआ, मेनली क्या हुआ, यहाँ पर देखो ये इलाका था आपका, ठीक है। इस इलाके को दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। तो ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ये आपको ईस्ट बंगाल, इन दो भागों में बांटा गया। अब ईस्ट बंगाल से क्या बना, जो आपके वर्तमान में बांग्लादेश है, बांग्लादेश और असम है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल क्या था, वेस्ट बंगाल जो आपका क्या था, ये वेस्ट बंगाल जो आपका वेस्ट बंगाल है और उड़ीसा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इलाका। तो मेन इसको देखो, इसको दिया गया मुस्लिम्स को, मुस्लिम्स को यहाँ रखा गया, मुस्लिम्स रखा, यहाँ पर मेनली हिंदू रखे गए, ठीक है। अब जब यहाँ मुस्लिम हुई तो यहीं से तो जन्म हुआ, यहीं से जन्म हुआ किसका, किस चीज़ का जन्म हुआ, मैंने आपको बताया 1905 में ही, ठीक है। 1906 में ऑल इंडिया, कौन सी पार्टी जन्म हुआ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इन्होंने कहा ढाका में इसका निर्माण हुआ, ढाका में ही इसका निर्माण हो गया, ठीक है। तो यही तो इस किसका, कौन थे मेन नेता, कौन थे, भाई सलीमुल्लाह, याद रखिएगा, आपको सलीमुल्लाह याद रखिएगा, ठीक है। सलीमुल्लाह, और किसका नाम है आपका, आगा खां का याद, नाम, दो ही नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और देखो जो आपके जिन्ना साहब है ना, वो स्टार्टिंग में नहीं थे, जिन्ना साहब आए इसमें 1913 में, ठीक है। 1913 में जिन्ना साहब आए, वो भी आपको ध्यान रखिएगा। अभी जो बंगाल पार्टीशन था, इसका फॉर्मल प्रोक्लेमेशन, ये आपको एग्ज़ाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो फॉर्मल, ये डेट आपको ध्यान रखनी है, तो कब हुआ ये फॉर्मल प्रोक्लेम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तो ये हुआ कहाँ हुआ था, कलकत्ता टाउन हॉल में, कलकत्ता। तो कलकत्ता टाउन हॉल में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। कलकत्ता टाउन हॉल में इसका आयोजन किया कब, 7 अगस्त 1905 को। तो 7 अगस्त 1905 को इसका आयोजन हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार हो चुका है। अब देखो क्या हुआ, इसी के आसपास फिर कौन सा, 1905 में जो आईएनसी का अधिवेशन था, 1905 में आईएनसी का अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये आपका बनारस। तो बनारस अधिवेशन था, इसमें आपके हेड कौन थे, इसमें हेड थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी इसमें हेड थे। इसमें हमने क्या अपनाया था, इसमें हमने अपनाया था सिर्फ स्वदेशी, स्वदेशी की बात हुई, ठीक है। इसमें स्वदेशी की अपनाने की बात हुई। बट आपका इम्पोर्टेंट कौन था, तो 1906 वाला, 1906 का जो कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन। तो कलकत्ता अधिवेशन, ये किसके हेड कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। तो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी आपके इसके हेड थे। और इसमें हमने 4 चीज़ों पर फोकस किया। एक तो स्वराज पर, स्वराज चाहिए, स्वराज और पूर्ण स्वराज दोनों में अंतर है। जो 1929 का लाहौर अधिवेशन है, वहाँ हमने पूर्ण स्वराज की बात की, अभी हमने सिर्फ स्वराज मांग रहे हैं। फिर बॉयकॉट, स्वराज और बॉयकॉट मतलब जो मुस्लिम चीज़, सॉरी ब्रिटिश चीज़ें हैं उनका बॉयकॉट करना था। और हम स्वदेशी अपनाएंगे, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा, इन सब के बारे में बात होने लगी। ये 4 चीज़ें मेन है 1906 के बारे में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो बंगाल का जो क्षेत्र था ना, 1/4 पॉपुलेशन जो ब्रिटिश इंडिया की थी तो वहीं रहती थी बंगाल में। तो ये बहुत अच्छा इलाका था, मतलब फूट डालने के लिए। तो यहीं था, मतलब मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी यहीं थी। तो अब जो मैक्सिमम विद्रोह थे ना, जो विद्रोह, मेन विद्रोह थे बंगाल से ही उठ रहे थे सब। जो इम्पोर्टेंट मैक्सिमम किसान विद्रोह कह लो या क्रांतिकारी विद्रोह कर लो, तो ये सब मूवमेंट कहाँ से हो रहे थे, बंगाल से ही हो रहे थे। इसलिए यहाँ पर इन्होंने पार्टीशन की बात रखी। तो इन्हीं के बारे में, इसी के लिए, इसी को हम इकट्ठा करने के लिए, मतलब अपने आप को जोड़ने के लिए, एकता के लिए हमने इसको बंगाल विभाजन के खिलाफ एक दूसरे के हाथ में राखी बांधी। यही आपका इसका सार है, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। देखो अब आपको मैं इसमें कराता हूँ कौन सा एक्ट करना है हमको, ऑप्शन नंबर ए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, 1919 में
इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मॉन्टेगू, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, है ना। ऐसा क्यों कहते हैं भैया, कुछ तो रीज़न होगा ऐसा बोलने का। हाँ बिल्कुल रीज़न है। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मॉन्टेग्यू क्या थे, मॉन्टेग्यू हमारे ये हमारे सेक्रेटरी थे, सचिव थे, सेक्रेटरी थे, और ये चेम्सफोर्ड वायसराय थे, ठीक है। तो ये इसलिए इनका नाम ऐसा, इस सुधार का नाम ऐसे रखा गया, ठीक है, रिफॉर्म का नाम। अब देखो ये आया, इसमें क्या कहा गया, इसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट था, हमने जो 1919 में ये किया था ना, ये इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है। तो सेपरेट जो आपका इलेक्टोरेट है, अभी हमने जो क्वेश्चन किया, ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, इसमें एक्सटेंड कर दिया। सर एक्सटेंड कैसे, अभी तक तो मुसलमानों के लिए था। अच्छा, इसको हमने इंट्रोड्यूस कहाँ किया था, इंट्रोड्यूस्ड किया था किसके द्वारा, 1909 का जो एक्ट था, इसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से जानते थे। अब इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं कहेंगे, ठीक है। एसएससी ये गलती करता है, पता नहीं क्यों करता है, बट जब इसके आंसर देने की बारी होगी तो फिर क्या ही कर देगा। तो 1909 का जो एक्ट है, इसके द्वारा हमने इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पर हम सिर्फ मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाए थे, है ना। अब हमने क्या एक्सटेंड करके हमने क्या किया, एक्सटेंड करके हम इसको सिख के लिए हो गया, और किसके लिए हो गया, मतलब इसको एक्सटेंड करके एंग्लो इंडियंस के लिए हमने ले दिया। एंग्लो इंडियंस के लिए भी सेपरेट है अब, ठीक है। तो एंग्लो इंडियंस हो गया, और क्रिश्चियंस के लिए भी अलग। तो अब मतलब हर धर्म के लिए अलग करने लग गए हम, ठीक है। तो ये इसमें एक्सटेंशन हुआ इसका कुल मिला के, ठीक है। और इसके द्वारा क्या हुआ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसके द्वारा, और यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, जो ये 1919 का एक्ट है, 1919 का एक्ट है, इसके द्वारा हम और क्या क्या लेके आए, ठीक है। तो ये भी आपको देख ही लो। तो इसके द्वारा हम क्या लाए, डायरकी कर सर कहाँ, डायरकी कहाँ आई, हमने प्रोविंसेस में लागू किया। यही तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है ना, प्रोविंसेस में डायरकी। अब इसको भी हमने दो तरीके से बांटा, ठीक है, दो तरीके से बांटा। क्या बांटा भाई, तो एक तो प्रोविंशियल हो गया, ठीक है, प्रोविंशियल हो गया, दो सब्जेक्ट है, मतलब प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ठीक है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट, एंड दूसरे सब्जेक्ट कौन से, दूसरे सब्जेक्ट थे आपके सेंट्रल सब्जेक्ट, ठीक है, सेंट्रल। अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट को हमने दो भागों में फर्दर डिवाइड किया, ठीक है। प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट थे उनको दो भागों में, एक तो रिजर्व्ड हो गया, रिजर्व्ड, ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा ट्रांसफर्ड हो गया। तो इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट थे उनको रिजर्व में रखा गया, और जो मतलब कम जरूरी थे उनको ट्रांसफर्ड में रखा गया, ठीक है। ये जो सिस्टम हो गया, ये सिस्टम हो गया, इसको हम डायरकी इन प्रोविंसेस कहते हैं। यही तो क्वेश्चन था, प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब चलो, ये तो हमने प्रोविंसेस की बात की। इसके द्वारा हमने और क्या किया, इसके बाद हमने क्या किया, जो बाईकैमरलिज्म, मतलब द्विसदनीय व्यवस्था, ये हमने कहाँ लिया, बाईकैमरल लेजिस्लेचर इन सेंटर, ठीक है। तो सेंटर में क्या हुआ, हमने द्विसदनीय व्यवस्था रखी। तो ये भी आपको ध्यान रखना, लेजिस्लेटर इन सेंटर, ठीक है, सेंटर में हमने ये काम किया। अब अच्छा, इसको हमने फिर ये ख़त्म कहाँ किया, मतलब जो डायरकी है, इसको डायरकी को हमने इंड कैसे किया सर, तो डायरकी जो आपकी है, इसको हमने ख़त्म कैसे किया, इंडेड बाई, कितनी गलती, तो इंडेड बाई किस एक्ट्स के द्वारा हमने खर्च किया, मैंने ख़त्म किया, मैंने ये आपको पढ़ा चुका हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट GOI 1935 के द्वारा हमने इसको ख़त्म कर दिया। इसमें पूरा उल्टा कर दिया गया, देखो इसमें पूरा उल्टा, सर कैसे उल्टा कर दिया गया। अब जो हमारी प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस में हमने क्या किया, प्रोविंसेस को हमने किया कि भैया तुम स्वतंत्र हो जाओ। प्रोविंसेस को हमने कहा तुम लोग स्वतंत्र हो जाओ, ऑटोनॉमी दे दी हमने इनको, ठीक है। तो ऑटोनॉमी प्रदान की गई प्रोविंसेस को, और इनको बाईकैमरलिज्म प्रदान किया गया। अब यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है, ठीक है। तो बाईकैमरलिज्म में इसको प्रदान किया गया, और क्या किया गया, सेंटर को डायरकी दी गई, सेंटर में डायरकी, ठीक है। तो मतलब पूरा उल्टा ही कर दिया गया, ये इसका मतलब निकला, ठीक है। तो ये डायरकी ख़त्म, मतलब बट पूछा हमारा यही गया, तो आंसर हमारा 1919 वाला एक्ट ही होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना ही ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो, तो हमने कौन कौन से 1909 का एक्ट भी कर लिया, 1935 का एक्ट अभी हम करेंगे, 1947 वाला भी करेंगे, 1919 का कर लिया हमने। आगे वाली क्लासेस में 47 और 35 वाले दोनों एक्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है। बस चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल निम्नलिखित में से कितना होता है, बताओ भाई, कार्यकाल बताओ कितना होता है इनका। कैग
कैग के बारे में क्या जानते हो आप लोग? कैग के बारे में बहुत कुछ जानते हो। इनको क्या कहते हैं? इनको हम गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहते हैं। तो गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। अब पब्लिक पर्स कहाँ? जहाँ पब्लिक का पैसा होता है। और पब्लिक का पैसा कहाँ होता है? देखो पब्लिक का पैसा होता है आपका कहाँ? मैंने आपको पढ़ाया, लास्ट क्लास में करवाया था मैंने, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल में है बताओ भाई? याद होना चाहिए, आप रिवीजन नहीं करते लगता है। कंसोलिडेटेड, ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये आपका पब्लिक पर्स कहलाता है, फंड ऑफ इंडिया। यहाँ से संसद में बिल पास करा के हम पैसा निकाल सकते हैं, सरकार पैसा निकालती है। तो ये कौन से आर्टिकल में है? मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था, 266 में ही है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 में है, तो ये तो आपको पता है। और इनको कैग को और हम क्या कहते हैं? और हम किसको कहते हैं? इसको गाइड एंड फिलोसफर कहते हैं, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है। तो गाइड एंड फिलोसफर, ठीक है, तो गाइड एंड फिलोसफर के नाम से जाने जाते हैं। कौन? किसके? ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, मैं इसका फुल फॉर्म ही लिखता हूँ देखो आपको, ताकि दिक्कत ना हो। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब इसको आप पीएसी के नाम से भी जानते हो, पीएसी के नाम से, ठीक है। इनको गाइड एंड फिलोसफर के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? लोक लेखा समिति। अच्छा, इसमें बताओ, इसमें कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा से कितना होते हैं और राज्यसभा से? इसमें टोटल कितने? 22 सदस्य होते हैं। 15 जो होते हैं लोकसभा से, तो 15 लोकसभा से, और राज्यसभा से कितने होते हैं? 7, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक एस्टीमेट कमेटी होती है, उसमें 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं, तो ये सब आपको पता है ना। चलो अब क्या करते हैं? आर्टिकल के बारे में कर, ये कहाँ स्थित है? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कैग के बारे में करते हैं, कैग, ठीक है। तो ये कौन से पार्ट में? पार्ट लिख बताओ पहले, पार्ट नंबर 5, ठीक है, पार्ट 5 के चैप्टर 5 में, ठीक है। तो पार्ट 5 के चैप्टर 5 में आर्टिकल कौन सा है? 148 से 151, ठीक है। तो 148 से 151 ये हो गए आपके आर्टिकल। अब एक ये आर्टिकल हो गया, तो इन चारों के आर्टिकल के बारे में करना बहुत ज़रूरी है, सब इम्पॉर्टेंट। 148 करेंगे, 149 करेंगे, 150 करेंगे, 151 भी करेंगे, ठीक है। चलो अब 148 में क्या है? किसमें है कि कैग अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट करेगा, प्रेसिडेंट सर करेंगे हमारे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट सर कैग को अपॉइंट करेंगे, ये बात जान लो। और 149 में क्या है? ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ कैग, ठीक है, ड्यूटीज़ एंड पावर, ठीक है, जो भी आपको इसकी शक्ति मिलेंगी और काम इसके मिलेंगे, तो वो यहाँ है। 150 में क्या है? फॉर्म ऑफ अकाउंट, ठीक है, तो मतलब कैसा अकाउंट होगा? तो फॉर्म ऑफ अकाउंट, ठीक है, तो ये बनाएगा। तो इसको मेंटेन करते हैं यूनियन एंड स्टेट के, ठीक है, तो यूनियन एंड स्टेट दोनों के अकाउंट मेंटेन करते हैं, ये तो आपको पता ही है। 151 जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ऑडिट रिपोर्ट जारी करता है, और ये किसको सबमिट करता है? रिपोर्ट किसके सामने प्रस्तुत करता है? ये प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। तो फिर प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट इसको ले जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है, तो पार्लियामेंट में ये प्रेसिडेंट रखता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्लियामेंट में रखते हैं या प्रेसिडेंट को देते हैं, तो यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कैग के बारे में बताओ, यहाँ का इसका पहला हेड कौन था? तो फर्स्ट हेड कैग के कौन थे? तो फर्स्ट हेड कैग के कौन थे? तो बी नरहरि राव। तो बी नरहरि राव, ठीक है, तो बी नरहरि या नरहरि आपको कह सकते हो। तो बी नरहरि राव हो गए। और वर्तमान में कौन है? प्रेजेंट में, प्रेजेंट में आपके के संजय मूर्ति, ठीक है, तो के संजय मूर्ति प्रेजेंट में इसके हेड हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना ही, तो ये भी आपकी महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। चलो इतना सब हो गया। अब और कुछ क्या है? अच्छा, कार्यकाल रह रहा है, मतलब कार्यकाल इसमें देखो होता है, टेन्योर 6 साल का होता है, जो क्वेश्चन पूछा था, या तो 65 साल, ठीक है। तो 65 साल की उम्र पूरी कर चुके हो या 6 साल हो गए हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? डी नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, तो ये बताओ, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल निम्नलिखित में से के लिए बढ़ाया जा सकता है। बताओ कितने टाइम के लिए बढ़ाया जाता है? ये इमरजेंसी का मैंने टॉपिक करा चुका हूँ मैं आपको, हाँ, तो चल रिवीजन ही कर लेते हैं। नेशनल इमरजेंसी के बारे में करना है, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी ये तो पता है, बताओ। अच्छा ये तो, अच्छा यहाँ पर रुको थोड़ा तुम, थोड़ा तुम लोगों की भी जांच हो जाए, ऐसे थोड़ी। इसका कौन से पार्ट में है, कौन से पार्ट में है, आर्टिकल कौन कौन से हैं,
ठीक है। तो आर्टिकल कौन कौन से, तो ये तो बता सकते हो तुम लोग भाई। देखो पार्ट नंबर कौन सा, 18 है, और 20 में क्या, पार्ट 20 में संशोधन है ना, संविधान संशोधन। आर्टिकल कौन सा है, 352 नेशनल इमरजेंसी के लिए, 356 प्रेसिडेंट रूल के लिए, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए। ये तो आपको पता है ना, तो ये तो आप कर ही ले जाओगे। चलो अब मैं क्या करा दूँ तुम्हें, आ जाओ। हाँ चलो करते हैं, नेशनल इमरजेंसी के बारे में करना है। तो नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। अब ये किस आर्टिकल में सर, ये तो आर्टिकल नंबर 352 में नेशनल इमरजेंसी के बारे में 352 में बात की गई है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया। ये लगाता कौन है, प्रोक्लेम कौन करता है, ये आपको बताना है, प्रोक्लेम कौन करता है, ठीक है। प्रोक्लेम पार्ट इसका भी 18 ही रहेगा यार, तुम लोग क्या समझते नहीं बात को। प्रोक्लेम कौन करता है, रिवोक कौन करता है, ठीक है। तो प्रोक्लेम रिवोक कौन करता है, और टोटल कितनी बार आ चुकी है इमरजेंसी। देखो सबसे पहले आर्टिकल 352, ये तो आपको पता, प्रोक्लेम करने वाला कौन है, देखो प्रेसिडेंट करता है बट पार्लियामेंट की सहमति पर, ठीक है। तो पार्लियामेंट ही इसमें मेन होता है, पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, ये विशेष बहुमत होता है, तो विशेष बहुमत पर, ठीक है। तो ये आपको स्पेशल मेजोरिटी इसमें चाहिए होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है, तो स्पेशल मेजॉरिटी इसमें चाहिए प्रोक्लेम करने के लिए। बट रिवोक कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है, प्रेसिडेंट भी कर सकता है, और लोकसभा भी अकेले कर सकती है, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा इसको हटाया जा सकता है, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा इसको हटाया जा सकता है, ये पता चल गया आपको इतनी बातें, ठीक है। अब किन ग्राउंड्स पे होता है, कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, किन ग्राउंड्स पे इसको लगाया जा सकता है, ठीक है। तो पहला कारण हो गया, पहला हो गया वार, कहीं युद्ध छिड़ा हो। दूसरा क्या हो, दूसरा आपका एक्सटर्नल एग्रेशन हो, तो एक्सटर्नल एग्रेशन। और तीसरा क्या, तीसरे में ही तो खेल है सारा, ठीक है। तो एक्सटर्नल एग्रेशन हो। तीसरा पहले क्या था ये तो पहले बताओ। तो पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस, ओके। चलो अब बाद में इसको चेंज कब कर दिया गया सर, इसको चेंज कर दिया गया क्योंकि इंदिरा गांधी ने इसका यूज किया था। देखो अब यहाँ बता दो कितनी बार लगी थी इमरजेंसी, 1962 में लगी, 1962 में चाइना वाला युद्ध, 1971 में बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया, आज वो हम ही को आंख दिखा रहा है, और 25 जून, तो 25 जून 1975, ठीक है। अब 25 जून 1975 को किस ग्राउंड पे लगाई गई थी, यही तो ग्राउंड था, इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे लगा दी गई थी, इसीलिए इसको चेंज करना पड़ा। इसको हमने कब चेंज किया, इसको हमने चेंज किया कब बताओ भाई, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में आया, इसके द्वारा हमने इसको कर दिया आर्म्ड, सशस्त्र विद्रोह नाम दिया गया, आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। तो आर्म्ड रिबेलियन, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको 25 जून के लिए आया था, इसीलिए जो हमारी वर्तमान की सरकार है बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको संविधान हत्या दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने को कहा है, ठीक है। चलो तो ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये इमरजेंसी के बारे में क्लियर हो गया। अब ड्यूरेशन आपको बतानी है ना, तो ड्यूरेशन बतानी है, तो ड्यूरेशन बताओ पहले, लोकसभा और राज्यसभा इनकी नॉर्मल ड्यूरेशन बताओ। तो लोकसभा की तो 5 साल होती है, सर क्या 5 साल से कम भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो गया तो आप 1-2 दिन की सरकार भी गिर जाए, है ना। क्या सर ज़्यादा हो सकती, बिल्कुल ज़्यादा हो सकती। किस केस में ज़्यादा हो सकती, जब आपकी इमरजेंसी में हो, ठीक है। तो देखो एक बार में सिर्फ एक्सटेंड कितना किया जा सकता है, एक बार में सिर्फ एक्सटेंड कितना हो सकती है, एक्सटेंड सिर्फ केस किस केस में होगी, इमरजेंसी के केस में होगी, इमरजेंसी के केस में एक्सटेंड होगी एक बार में 1 साल के लिए, एक बार में 1 साल के लिए, और ये इन्फिनाइट टाइम के लिए हो सकता है, मतलब अनंत काल तक इसको चला सकते हैं 1-1 साल करके हम, ठीक है। राज्यसभा की ड्यूरेशन क्या है, राज्यसभा इसको नो ड्यूरेशन, मतलब ये परमानेंट हमारी बॉडी है, और इसका जो सदस्य होते हैं, मेंबर रिटायर होते हैं, ठीक है। तो मेंबर जो होते हैं वो एवरी 2 ईयर में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, और प्रत्येक मेंबर का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का कार्यकाल, ठीक है, 6 ईयर का कार्यकाल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा राज्यसभा की क्वालिफिकेशन, राज्यसभा मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन कितने साल का होना चाहिए व्यक्ति, लोकसभा का बताओ, राज्यसभा और लोकसभा बनने के लिए कितने साल का होना चाहिए। तो ये होना चाहिए, देखो राज्यसभा के लिए 30 साल और लोकसभा के लिए 25 साल, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा 1 ईयर एट अ टाइम, ठीक है। तो 1 ईयर एट अ टाइम इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, मानसून से संबंधित गलत कथन चुने। मानसून आ गया भैया, आ जाओ पहले मानसून देख ही लेते हैं क्या सीन है सर।
तो क्या सीन है सर, दिखा देता हूँ मैं आपको फिर सीन। पहले तो सबसे बड़ी, अरे यार सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है यार इसकी, मैप बनाओ, कैसे बनाएं। ओहो हो, बना ले गया, बन गया ब्रो, बन गया। चलो ठीक है। तो देखो अब क्या होता है, मई जून का महीना में, तो मई जून का महीना जब चल रहा होता है तो मई जून में आपकी ये सरफेस बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, पूरा आग का गोला बन चुका होता है। अभी देखो मई जून चल रही, कितनी गर्मी बढ़ रखी है। तो ये आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा हीट हो रखा होता है। हीट होने से हवा गर्म होती है, और आपको पता है वार्म एयर जब वो गर्म हवा होती है तो वो राइज, मतलब ऊपर उठती है, गर्म एयर ऊपर उठी, ठीक है। अब ऊपर उठी तो यहाँ पर वैक्यूम स्थापित हो गया, इसीलिए यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम बन गया। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लो प्रेशर सिस्टम है, इधर क्या है, हाई प्रेशर सिस्टम है। हाई प्रेशर सिस्टम है, एक कारण तो ये हो गया। अब हवा कैसे चलती है, हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलती है, ठीक है। अब ये चल रही है हमारी ऐसे, अभी ऐसे आ रही हैं हवा, ठीक है, मैं भी बताऊंगा, मुड़ेंगे भी ये। एक हमारे होता है कॉन्सेप्ट, क्या होता है ITC-Z का। तो ITC-Z क्या होता है, ऐसे मूव कर जाती है थोड़ा, क्योंकि ऊपर गर्मी होती है। इसको क्या कहते हैं, ITC-Z को, ये लो प्रेशर सिस्टम होता है, ठीक है। तो लो प्रेशर सिस्टम होता है, ये भी आपको समझना है। तो ये गर्मी की वजह से थोड़ा मूव हो जाती है, और ठंडियों में नीचे मूव हो जाती है, ठीक है। अब नॉर्मल क्या होता है, ये जो हमारी भूमध्य रेखा होती है उसके 5 डिग्री नॉर्थ या 5 डिग्री साउथ में ही रजिस्ट करती है, ठीक है। तो अब ये आती हैं और अचानक से ऐसे मुड़ जाती हैं ये हवाएं। क्यों मुड़ गई भैया, ये जो मुड़ी है ये किस लिए, कोरियोलिस। तो कोरियोलिस जो फोर्स होता है अर्थ का, ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स के कारण ये मुड़ती हैं और इस पे टकराती हैं। अब यहाँ से हमारे दो क्षेत्रों में, एक तो इधर जाएंगे और एक इधर जाएंगे, ठीक है। अब दो भागों में यहाँ से बट गए, दो भागों में भी यहाँ से ऐसे इस कोर्स में टकराएंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो ये इलाका है ना, वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पर बारिश होती है, और इधर से भी यहाँ पर बारिश होती है, ठीक है। तो इस वाले इलाके में पूरा बारिश होती है। अब ये ऐसे चल रही हैं, रुक जाओ अभी रुको, अभी इनको इतना जल्दी नहीं है जाने की, अभी इनको और कहीं जाना है पहले, ठीक है। ठीक है, तो ये देखो ऐसे ऐसे आती गई, मैं ऐसे कर देता, ऐसे ऐसे चलती गई। अब यहाँ पर पड़ता है आपका क्या, यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ियों का सिस्टम ही ऐसा है ना, यहाँ पर टकरा के ट्रैप हो जाता है। और ट्रैप होने के बाद यहाँ पर इतनी, यहाँ पर एक मासिन राम जगह है, तो मासिन राम जगह में इतना बारिश होती है, इतना बारिश होती है कि वर्ल्ड का मोस्ट ऐसा जगह कि जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। फिर यहाँ से ये पहाड़ों से टकरा के ऐसे आ गई। अब ये भी ऐसे चल रही, ऐसे चल रही और ऐसे चल रही, और यहाँ पे ये मुड़ गई, यहाँ पे लड़ती हैं, ये पंजाब में दोनों जाके लड़ जाती हैं, ठीक है। देखो तो पंजाब में जाके लड़ती हैं और खूब बारिश करती है, खूब बारिश, ठीक है। इंटेंस हीटिंग के कारण यहाँ पर लो प्रेशर की होता है, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही है, तो इतना ही आपको पता है, ठीक है। और मई जून में एक क्या होता है, मई जून में एक क्वेश्चन आया था यार, देखो जेट स्ट्रीम का मुझे भी नहीं पता, ना ही किसी को पता है कि इनका एग्जैक्टली इफेक्ट क्या है मानसून में, बट है कुछ तो है। तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कब चलती हैं, ये पूछा गया था, कहाँ चलती हैं ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इनकी लोकेशन पूछी गई थी, ठीक है। तो ये लोकेशन आप लिख लो, इतना याद रखना, ये 14 डिग्री नॉर्थ में चलती हैं, 14 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस हो गया। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच यहाँ मासिन नाम पे वर्षा करते हुए पंजाब की तरफ, ये पूरे इंडिया में कब तक फैल जाता है, लगभग 15 जुलाई तक। देखो ये मैप में दिखाता हूँ, ये देखो 15 जुलाई, ठीक है। तो 15 जुलाई, ये देखो 15 जुलाई तक पूरे भारत में मानसून पहुँच चुका होता है, ठीक है। तो ये देखो ऐसे ही हवा चल रही होती है, फिर ये कोरियोलिस इफेक्ट कारण ऐसे मुड़ जाती हैं। ये ITC-Z यहाँ है, तो यहाँ पर इधर से हवा आती मिलती हैं, और फिर यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है, यहीं पर खूब बारिश होती है। यही आपका सिस्टम है। मैं मानसून के बारे में पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं करने वाले हम, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया, मानसून का सिस्टम क्लियर हो गया। अच्छा मानसून क्या होता है, तो मानसून और कुछ बताना है क्या इसमें, चलो ये कुछ चीज़ें और ही भी हैं, तो मैं यहीं पर दिखा देता, जगह नहीं है यार। चलो अराइव कब होता है, आता कब है मानसून, अराइवल कब होता है मानसून का, अराइवल जो होता है फर्स्ट वीक ऑफ जून, तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, फर्स्ट वीक ऑफ जून में आता है। और इसको क्या कहते हैं, ये जो नीचे से आता है ना, इसको हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, साउथ वेस्ट। और ये जो अच्छा रिवर्सल वाला भी कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, ठीक है। तो ऑल इंडिया में मिड जुलाई तक हो जाता है, ये तो हमने कर लिया। और ब्रेक इन मानसून क्या होता है, मानसून जब बीच में 1-2 वीक के लिए बारिश बंद हो जाती है, उसको हम ब्रेक इन मानसून कहते हैं। एक और कॉन्सेप्ट यहीं पर मैं लिख देता हूँ, रिवर्सल इन मानसून, ठीक है। तो रिवर्सल ऑफ मानसून, ठीक है। रिवर्सल मानसून के बारे में बताओ, तो देखो अब जब ठंडियाँ आती हैं तो यहाँ पर क्रिएट होता है हाई प्रेशर सिस्टम, ठीक है। तो हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है,
तो हवाएं कैसे आती, इधर लो प्रेशर सिस्टम हो गया तो हवाएं ऐसे चल रही होती, इधर बता देता हूँ इसमें, ठीक है। तो ऐसे आती हैं हवा, ऐसे फिर ऐसे मुड़ती हैं, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर बारिश क्यों नहीं होती, यहाँ पर बारिश क्यों, क्योंकि पानी कहाँ से उठाएगी, पानी इनको मिला ही नहीं रास्ते में कभी, तो पानी कहीं मिलता ही नहीं। देखो ये लैंड से लैंड में ऐसे मुड़ रही, बट जब यहाँ से ऐसे मुड़ती है, बे ऑफ बंगाल वाला जो मॉइस्चर कलेक्ट करती हैं और यहाँ पर खूब जम के बरसती हैं। कहाँ, यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट में, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट, जो कि तमिलनाडु में, ठीक है। तो कोरोमंडल कोस्ट में विंटर में बारिश खूब होती है, तो यही एक कारण है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप अगर आपको और डिटेल से करना हो तो आप मेरी पिछली क्लासेस में आपने अगर किया होगा तो पता होगा आपको मानसून के बारे में पूरा, ठीक है। चलो, तो इतने ही आपको पता होगी, ये सब कुछ मैंने समझा दिया बड़ा बड़ा। अब देखो आंसर करते हैं। मेडागास्कर के पूर्व में उच्च दबाव वाले क्षेत्र की तीव्रता और स्थिति भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। बिल्कुल हाई प्रेशर, जितना हाई प्रेशर होगा उतना ही प्रभावित करेगी, ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बट हमें गलत चुनना है ना। दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं गर्म महासागरों पर चलती हैं, नमी इकट्ठा करती हैं और भारत की मुख्य भूमि पर व्यापक वर्षा लाती हैं। बिल्कुल सही, ये भी सही, ये भी सही। प्रशांत महासागर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में डार्विन पर दबाव के एक अंतर की गणना की मानसून की तीव्रता का अनुमान लगाने की आती है। देखो ये भी सत्य है, मैं इसको आगे कभी कराऊंगा, अभी इस क्लास में नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में जाना पड़ जाएगा। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ मानसून की वापसी का कारण, बिल्कुल नहीं, यही तो आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी ही गलत है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इन सब के बारे में हम देख चुके हैं। चलो, तो क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से कौन पटियाला घराने से संबंधित है। यार पटियाला घराना में किया था ना, ये सब घराने तो किए हैं, घराने किए हैं हमने, हाँ बिल्कुल किए हैं। चलो पहले तो आपको आमिर खान का बताओ भैया, ये कहाँ किस घराने से, ये आपके इंदौर घराने से, ठीक है। ये आपके कहाँ से, इंदौर घराने से। इंदौर घराने से कौन हो गए, आमिर खान। घग्गे नाजिर खान ये बताओ, तो इनका घराना कौन सा, मेवाती। तो मेवाती घराना कौन सा, घग्गे नाजिर खान का, ठीक है। तो मेवाती घराना याद रखना है। फतेह अली खान और अली बख्श खान, इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है आपका पटियाला घराने से, ठीक है। तो पटियाला पैग के बारे में मत सोचना तुम लोग, पटियाला घराना है, ठीक है। अरे कितना, ठीक है। तो पटियाला घराना, अच्छा इसके फाउंडर के रूप में आप देखो, इनको भी कई बार फाउंडर कहा था, बट रियल फाउंडर कौन है, फाउंडर के रूप में कई बार इनका नाम मिलता है, फाउंडर इसके लिख लो, फाउंडर के रूप में इनका नाम मिलता है मियाँ कल्लू किसके, पटियाला घराने के फाउंडर के रूप में कई बार जानने को मिलते हैं, ठीक है। एक और फेमस है पटियाला घराने के साथ, एक और फेमस नाम है, क्या नाम है उनका, बड़े गुलाम अली, ठीक है। तो बड़े गुलाम अली, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, बड़े गुलाम अली का। सर क्यों, क्योंकि इनको क्या कहते हैं, इनको तानसेन कहते हैं, तानसेन ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। तानसेन ऑफ 20th सेंचुरी इन्हीं को जाना जाता है, इसलिए इनका नाम ध्यान रखें कि ये भी आपके पटियाला घराने से हैं। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मार्क करना है, ठीक है। अच्छा, और मैहर घराना से एक फेमस बता दो। तो मैहर घराना हो गया, और जयपुर अतरौली, ठीक है। तो जयपुर अतरौली, ठीक है। तो ये दोनों घराने का और बताओ। तो मैहर घराने से कौन संबंधित है, मैहर घराने से संबंधित हैं आपके अलाउद्दीन खान, ठीक है। तो अलाउद्दीन खान का नाम ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ठीक है। अलाउद्दीन खान का नाम ध्यान रखिएगा। और जयपुर अतरौली से कौन संबंधित है, अलादिया खान, ठीक है। तो अल्लादिया खान, इन दोनों का नाम भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, इस वजह से मैंने आपको यहीं पर बता दिया, ठीक है। चलो, तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यार तुम लोग कमेंट में बता देना मुझे, जो टॉपिक तुम लोगों को समझ नहीं आया, जो टॉपिक तुमको लगता है कि सर आपने अभी नहीं कराया, तो मैं अगली क्लासेज में उन टॉपिक को ऐड कर लूँगा। थोड़ा कुछ बच्चे कह रहे थे सर साइंस का पोर्शन ऐड करो, तो मैं साइंस का बिल्कुल ऐड करने वाला हूँ। साइंस की एक मैं लास्ट की 2-3 क्लासेज में पूरा साइंस कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, जिसको भी PDF वगैरह चाहिए होगी वो टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर लेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, और लाइक करना मत भूलिए यार, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों को यार, और सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। चलिए, इतना आप कर दो बहुत है यार, है ना। हाँ, चलो ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल SSC एग्ज़ाम्स। SSC के यार फॉर्म आ गए, CGL के फॉर्म आ रहे हैं ना, तो अगस्त में एग्ज़ाम है, जून में शायद फॉर्म आ रहे हैं, 9 या 10 जून से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और अगस्त में एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके SSC CGL के, ठीक है।
तो ये भी आपको ध्यान रखना। पेट के फॉर्म भर दो यार, पेट के फॉर्म भी चल रहे हैं, तो पेट के फॉर्म भी भर दो, इनका भी एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर तक हो जाएगा पेट का। चलो सर इतना ही, ठीक है। चलो सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।